अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? तो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ ली थी। ठीक है। आज हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं कुछ। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में से तो वो मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज हैं जिसके अंदर मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एमसीक्यू नंबर 8 है, द सेल्स डे बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग। सेल्स डे बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑल सेल्स, नहीं। सेल्स डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, बी ऑप्शन भी ठीक है। और इन विच क्रेडिट सेल्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इनकी दो ऑप्शन है, पीछे एक ऑप्शन लिखी होगी सोल्यूशन में, मगर दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। इसी तरह परचेज डे बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज, बी ऑप्शन भी ठीक है। इन विच क्रेडिट परचेज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, तो डी ऑप्शन भी ठीक है। दोनों ऑप्शंस ठीक है इसकी। अच्छा, फिर है इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड। क्रेडिट नोट कस्टमर्स को कौन इशू करता है? क्रेडिट नोट कस्टमर्स को इशू करता है, ये हमने पढ़ा था, सेलर इशू करते हैं जब उसको क्या होती है, सेल्स रिटर्न। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न जब होंगी तो उसको सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। एमसीक्यू नंबर 10, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डेबिट नोट इशूड आर इनिशियली रिकॉर्डेड। तो आप समझते हैं कि डेबिट नोट इशू करता है बायर। तो बायर के पर्सपेक्टिव से क्या हो रही होती है, परचेज रिटर्न हो रही होती है। तो बायर इसको परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा होगा, यानी कि परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर रहा होगा। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट कौन रिसीव करता था, बायर। इसका मतलब है यहाँ पर परचेज रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो ये भी, इसका भी डी आंसर है, परचेज रिटर्न जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। कैश सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये आती है आपकी कैश बुक में, याद रखना। कैश क्रेडिट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये आपकी आती है जनरल जर्नल में। क्रेडिट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, कैश सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी आपकी कहाँ पे आएगी, कैश बुक में। क्यों? कैश इन्वॉल्व हो गया। सही है। और क्रेडिट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गुड्स की क्रेडिट सेल कहाँ आएगी, सेल्स डे बुक में। समझ आ रही है बात? क्रेडिट सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स है ना, वो कहाँ आएगी, सेल्स डे बुक। तो उन्होंने कहा इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, डी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन shall be recorded in कैश बुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में वो आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है। एक आप लोगों को समरी बनवाता हूँ, बड़ा ही हेल्प होगी आपको सबको, ध्यान से सुनो। आपको याद है मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स की और परचेज ऑफ गुड्स की एंट्रीज लिखवाई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस ऑर्डर में। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। याद आ रहा है कुछ? ये होती थी कैश से, ये होती थी कैश से रिटर्न, फिर होती थी हमारे पास, थर्ड होती थी क्रेडिट सेल की, फोर्थ होती थी क्रेडिट सेल रिटर्न,
और फिफ्थ होती थी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह परचेज ऑफ गुड्स की भी होती थी, कैश परचेज, कैश परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज रिटर्न, और फिर पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल्स। आपने बात जो याद रखनी है, जिनको मैंने येलो हाईलाइट किया, ये जिनको येलो हाईलाइट किया है ना, ये सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक। ठीक है, क्योंकि इन सब ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व है। इन सब ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व है। ये सारी ट्रांजैक्शन 1, 2 एंड 5, 1, 2 और 5, ये कहाँ जाएंगी? ये कहाँ जाएंगी? ये कैश बुक में जाएंगी। ये कैश बुक में जाएंगी, याद रखना। ये जो क्रेडिट सेल्स है, ये जाएगी सेल्स डे बुक में। जो क्रेडिट सेल रिटर्न है, ये जाएगी सेल रिटर्न डे बुक में। ये जो क्रेडिट परचेज है, ये परचेज डे बुक या परचेज जर्नल में जाएगी। और ये जो क्रेडिट परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी। सबको ये बातें क्लियर है? इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना। बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। तो आपको सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए, गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। है जनाब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक? जहां जहां कैश इन्वॉल्व है, कैश सेल क्रेडिट नहीं, ये दोनों कैश बुक में आएंगे, ये दोनों कैश बुक में आएंगे। इसलिए क्रेडिट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, जनरल जर्नल। ठीक है जी। क्रेडिट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर है ना, सेल्स डे बुक। तो अब उन्होंने पूछा था कैश बुक में क्या आइटम्स आएंगी, ए एंड बी। इसके भी पीछे आंसर में मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। दो ऑप्शन है। Which of the following transaction must be recorded in general journal of an electronic trader? कैश सेल्स तो कहाँ जाएगी? कैश सेल्स तो कैश बुक में जाएगी, कैश इन्वॉल्व है कैश बुक। क्रेडिट सेल ऑफिस फर्नीचर, ये जनरल जर्नल में जाएगा, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर क्या है? नॉन करंट एसेट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का परचेज करना, ये उसके लिए गुड्स हैं। सही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर के लिए। तो क्रेडिट सेल की, ये तो सेल्स डे बुक में जाएंगे। तो जे इसका आंसर क्या है? सी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटर्न इनवर्ड्स आर रिकॉर्डेड? रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स बच्चों ये भी सीख लो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउट, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस को रिटर्न हुआ माल, बिजनेस के अंदर आया रिटर्न हुआ माल, और बिजनेस ने भी आगे कुछ माल क्या किया अपने पास से, रिटर्न की वजह से बिजनेस के पास कुछ सामान इन हुआ और रिटर्न किया, और बिजनेस ने कुछ सामान क्या किया? आउट किया। तो जो रिटर्न माल अगर बिजनेस के पास आ रहा हो, तो इसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। और बिजनेस अपने पास से कोई और सामान किसी दूसरे को आउट कर रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। समझ आ रही है बात आप सबको? अब कॉमन सेंस है, बिजनेस को सामान कौन रिटर्न करेगा? कस्टमर या सप्लायर? बिजनेस को सामान कौन रिटर्न करेगा, कस्टमर या सप्लायर? आज तक आज तुम लोग बोल नहीं रहे चैट में।
कस्टमर, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को नहीं जाने देना, कॉमन सेंस को बचा के रखना अपनी सब बच्चों ने। आधी से ज्यादा अकाउंटिंग कॉमन सेंस है, आधी से ज्यादा अकाउंटिंग के रूल्स सारे, बल्कि आपके पीआरसी लेवल पे कॉमन सेंस आपको बताएगी कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए कस्टमर से। तो कस्टमर बिजनेस को क्या वापस करेगा, जो बिजनेस ने पहले बिजनेस ने सेल की होगी। तो रिटर्न इनवर्ड असल में सेल रिटर्न का दूसरा नाम है। और बिजनेस रिटर्न आउटवर्ड किसे करेगा, सप्लायर को। सप्लायर से पास में बिजनेस ने सामान खरीदा था, पसंद नहीं आया, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न आउटवर्ड दरअसल बच्चों परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है, याद रखना। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न का दूसरा नाम है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। तो जब भी रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड आया करे, सिंपल समझ लो ये बात कर रहे हैं सेल रिटर्न की। वो कह रहे हैं किस बुक के अंदर सेल रिटर्न रिकॉर्ड की जाएगी। अब बताओ, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में तो नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, सेल रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है जी। और और इसका एक और आंसर भी बन सकता है जो आपको पीछे नहीं गिवन है, मगर उन्होंने कहा रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट रिटर्न इनवर्ड, उन्होंने कहा क्रेडिट और कैश, क्रेडिट और कैश की कैद अगर नहीं लगाई तो रिटर्न इनवर्ड जो है, दोनों तरह की बात हो रही है ना। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड की जाएगी, और कैश पेमेंट बुक में, कैश पेमेंट बुक में कैश सेल रिटर्न बुक की जाएगी। अच्छा, कैश रिसीट बुक और पेमेंट बुक समझा देता हूँ। कैश बुक के ना, कैश बुक के आगे फर्दर दो टाइप्स होती है, एक होती है रिसीट बुक और एक होती है पेमेंट बुक। रिसीट बुक वो कि जिसमें आपको आपको जब चीजें कैश इन होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट बुक जहां पर कैश आउट होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश पेमेंट बुक में जब बंदा कस्टमर सामान देगा, कस्टमर जब सामान देगा तो कस्टमर को कैश वापस करना पड़ेगा ना। तो टेक्निकली इस सवाल के भी दो आंसर्स हैं, ए एंड बी, क्योंकि उसने एमसीक्यू में सेग्रीगेशन नहीं की कि रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न कौन सी सेल रिटर्न, कैश या क्रेडिट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट सेल रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में आएगी, और कैश सेल रिटर्न का आएगी कैश पेमेंट बुक, कैश पेमेंट बुक। ये अभी पढ़ के गए। इसका मतलब ये है, चलो समझ गए हो तुम। ये देखो मैंने कहा था कैश सेल रिटर्न कैश बुक में आती है। बाकी आप कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर ना सेल्स ऑन अकाउंट लिखा हुआ है बच्चों, याद रखना इसका मतलब है सेल्स ऑन क्रेडिट, एक ही बात है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज अ क्रेडिट सेल शुड बी रिकॉर्डेड, आपको पता है सेल्स जर्नल। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री ट्रांजैक्शन ऑफ चेक डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड, डिसऑनर्ड चेक की हमने एंट्री पढ़ी होती है, बैंक इन्वॉल्व होता है, कैश बुक में आएगी। ये पेटी कैश बुक क्या होती है ये मैं आपको भी आगे जाके बता दूंगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज द परचेज ऑन अकाउंट, परचेज ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट ही, ये रिकॉर्ड होती है परचेज टेबल। क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है जी। तो ये आपकी परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड तो सेल रिटर्न का नाम है, रिटर्न आउटवर्ड जो है ये परचेज रिटर्न का नाम है। तो इसका 21 का डी आंसर है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंट्री फॉर कॉन्ट्रा सेटलमेंट जनरल जर्नल, आपको पता है कैश डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल। कैश डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है, पता है ना आपको। तो सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री हमने कल पढ़ा था, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ये वाला लेक्चर कल पिछले लेक्चर पे डिपेंडेंट है, तो जिस बच्चे ने रिकॉर्डिंग में पिछला लेक्चर नहीं लिया होगा ना उसको ये आज के एमसीक्यूज नहीं समझ आएंगे। अगर आप पिछला लेक्चर अच्छी तरह ले लो तो ये बहुत आसान है। In which book of prime entry does the receipt from a debtor worth rupees 200 may be recorded? Receipt from a debtor, कैश इन्वॉल्व हो गया, कैश को।
In which book of prime entry does the payment of supplier worth 300,000 may be recorded? पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट इन्वॉल्व हो गई, कैश बुक, ठीक है जी, कैश पेमेंट जर्नल या कैश बुक। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज द पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वर्थ, पेमेंट एक्सपेंस वर्थ 150,000 इज यूज्ड रिकॉर्डेड। अच्छा चलो ये सीख लो। कैश बुक जो होती है ना, कैश बुक एक होती है कैश बुक, एक होती है पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है बच्चों स्मॉल, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। छोटे मोटे, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब छोटा, मामूली, स्मॉल, तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। तो इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज एन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता जो तुम लोग समझ लो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में मेहमान आ गए, लोगों को चाय पानी पिला दिया, ठीक है, बिस्किट वगैरह खिला दिए, पैटीज वगैरह खिला दिए, इन्हें कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। सही है। तो इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज द पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वर्थ 150,000 इज यूजली रिक्वायर्ड। अब 150,000 की अमाउंट बहुत स्मॉल है, बहुत सीएम है, छोटी मोटी अमाउंट है, इसको हम कैश बुक में ले जाने की बजाय हम इसको पेटी कैश बुक में ले जाएंगे, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है जी। In which book of prime entry does the cash purchase worth rupees 500,000 would be recorded? Cash purchase worth 500,000, 5 लाख रुपए छोटे होते हैं, ये स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट है। नहीं, स्मॉल अमाउंट नहीं है तो पेटी कैश बुक में तो नहीं आ सकती, फिर कहाँ जाएगी ये? कैश बुक में। पेटी कैश बुक में नहीं अभी वाली आएगी, कैश बुक में आएगी। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज द कैश सेल वर्थ रुपीज। अच्छा ये कुछ ऑप्शंस है, जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन सही लिखी हुई है। ये अकाउंट्स पेबल बुक, ओ भाई ये कुछ नहीं होती, ये कोई चीज नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये बस ऐसी ऑप्शन बनाई हुई है, ये कोई बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं होती। उन्होंने कहा ना इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री, तो आप समझे कोई अकाउंट पेबल की भी कोई किताब होती है। नहीं ये नहीं होता, ये बस ऐसे उन्होंने ऑप्शंस बनाई हुई है कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो बाकी सही ऑप्शन पे गौर करें, पूरा जो बाकी ऑप्शंस हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कोई बुक ऑफ प्राइम एंट्री ही हो। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज द कैश सेल वर्थ रुपीज 250,000 वुड बी रिकॉर्डेड? कैश सेल कैश बुक में और कहाँ जाएगी? 250,000 ग्रेटर अमाउंट है, पेटी कैश बुक में तो आ नहीं सकती। हाँ 250 रुपए की कैश सेल होती तो शायद आ जाती, मगर ये ढाई 2.5 लाख रुपए की सेल है तो ये कैश बुक में आएगी। In which of the following items will be debited to payable account in journal entry? Which of the following items will be debited to payable account in journal entry? कौन सी आइटम जो है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होता है बच्चों, आप लोगों को याद है? जर्नल एंट्री ये होता है कि एक चीज डेबिट दूसरी चीज क्रेडिट, ये से कहते थे जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल पेबल अकाउंट में क्या आएगी? विल बी डेबिटेड इन पेबल अकाउंट इन जर्नल एंट्री। मैं चारों की कर देता हूँ। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर की जर्नल एंट्री होती है ट्रेड पेबल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश परचेज की जर्नल एंट्री होती है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। बैलेंस ड्यू की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। जर्नल एंट्री, बैलेंस ड्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेबिट पे 100 आ गया, क्रेडिट पे उससे हमने 80 रुपीज ले लिए, 20 रुपीज का वो जो बैलेंस आ गया। अब ये 20 रुपए की तो कोई एंट्री नहीं है, ये 100 रुपए की एंट्री हुई होगी भाई। ट्रेड रिसीवेबल 100 डेबिट, सेल 100 क्रेडिट, और 80 की भी एंट्री होगी कि भाई कैश 80 आ गया, ट्रेड रिसीवेबल 80। ये जो 20 रुपए का बैलेंस बच गया है, इन बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं होती, बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं होती। तो बैलेंस ड्यू की तो नो जर्नल एंट्री।
रिफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, रिफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, इसका ये वो होता है कि गलती से आपने सप्लायर को पेबल्स को ज्यादा पेमेंट कर दी, तो अब वो अपने आप को पैसे क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। गलती से आपने सप्लायर को ज्यादा पैसे पे कर दिए, अब वो अपने पैसे आपको वापस कर रहे हैं। तो रिफंड में आपके पास कैश वापस आ जाएगा, फ्रॉम है ना, फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर से। और ट्रेड रिसीवर को क्योंकि आपने ज्यादा पैसे दे दिए थे तो ज्यादा डेबिट कर दिया था, तो जितना एक्सेस डेबिट किया होता है उतने से ट्रेड पेएबल क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। तो ये एंट्री होती है रिफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर की। अब देखो उन्होंने कहा कि कौन सा आइटम ऐसी है जिसमें पेबल अकाउंट डेबिट होगा, वो मुझे एक ही नजर आ रहा है, ट्रेड पेबल्स डेबिट यानी कि पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, और इसकी ए ऑप्शन है। इस एमसीक्यू को देख लो, और इसमें से अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले अनम्यूट करके। A transaction which cannot be recorded in any other book of prime entry is recorded in, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका जनरल जर्नल होता है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री करेक्शन ऑफ एरर वुड यूजुअली बी रिकॉर्डेड, ये मैंने आपको बताया था, जनरल जर्नल में कर देते हैं। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री ईयर एंड एडजस्टमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। चलें जी, एमसीक्यूज हो गए हमारे। एक चीज जो मैंने आपको डिस्कस करनी है जो इसमें रह गई है वो जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत आसान चीजें थी इसमें। एक चीज जो ये रह गई थी, ये मैंने आपको पढ़ाना है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है कि देखो, बिजनेस की अकाउंटिंग में आपने जब भी कोई चीज रिकॉर्ड करनी होती है ना बच्चों, अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज आपने रिकॉर्ड करनी होती है तो आप लोगों ने उसको ऐसे समझ लो, उसका पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया था ना, बिजनेस हर डिसीजन के पीछे, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाता था, डॉक्यूमेंट बनाता था। तो ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग सिस्टम्स में रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास बैक एंड पे क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आपने सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने क्या करनी है, सेल्स रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट सेल्स। और सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपके पास क्या बेस होगी बैक एंड पे, आपके पास सेल्स इनवॉइस होगी। तो सेल्स इनवॉइस सेल्स डे बुक में एंट्री करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है सेल्स इनवॉइस। इसको इस तरह से देखना। सेल्स रिटर्न के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट इशूड, क्योंकि क्रेडिट नोट इशूड का मतलब यह है, एग्जिस्टेंस प्रूफ होती है कि यस वाकई सेल रिटर्न हुई है। परचेज डे बुक के लिए आपके पास परचेज इनवॉइसेस है, और परचेज रिटर्न डे बुक के लिए आपके पास क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट इशूड है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपने याद करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बैक एंड पर होते हैं तब आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में एंट्री करते हो, ठीक है। इसलिए इनको सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स जरिया बनते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री करने के लिए। फिर कैश बुक के लिए उन्होंने कहा चेक्स, काउंटरफॉल्स, बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स। चेक्स आपको पता है कि अगर लेट सपोज आपने किसी को वेरीफाई करना है कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है, अगर आपने पेमेंट एंटर करनी है अकाउंटिंग सिस्टम में तो आपके पास पेमेंट रिसीव हुए हैं, अगर चलो रिसीव पहले कर लेते हैं, चलो फिर आपको सुनो। अगर आपने अकाउंटिंग सिस्टम में रिसीट्स एंटर करने हैं, रिकॉर्ड करनी है, कैश रिसीट रिकॉर्ड करनी हो या कैश पेमेंट रिकॉर्ड, कैश रिसीट रिकॉर्ड करनी हो, तो इसके पीछे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास। उन्होंने कहा पहला होगा चेक। फॉर एग्जांपल आपके पास जो चेक रिसीव हुआ होगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बेस पे आपको पता चलेगा कि यस आपको इतना कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। पेमेंट को, पेमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा आपके पास वो होगी काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल क्या होता है, इंतहाई आसान चीज है भाई। लेट सपोज एज्यूम करो ये एक चेक है, ये एक चेक है, ठीक है। अच्छा, चेक किया जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, जैसे अगर पाकिस्तान का झंडा बना है तो जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, इसी तरह चेक पे भी अगर आप देखो तो एक ये साइड पे एक रेक्टेंगल सा बना होता है, ये छोटा वाला,
इसको कहते हैं काउंटर फॉइल। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पे लिखते हैं कि आपने पेमेंट की है किसी को और आप रुपीस लिखते हैं, इतने पैसे पे किए हैं। तो यहाँ पर भी लिखा होता है, अगर आपने चेक देखा है कि पे इतने पैसे किए हैं और इतने रुपीस हैं, तो ये वाले हिस्से को काउंटर फॉइल कहते हैं। तो जब आप किसी को पेमेंट कर देते हैं तो आपके पास ये चेक तो चला जाता है, ये चेक आपके पास से चला जाता है, ये काउंटर फॉइल आपके पास क्या होती है, पीछे बाकी रह जाती है, जिसकी बेस पे आप रिकॉर्ड करते हो कि आपने कैश पे में पे किया हुआ है। ठीक है, तो चेक्स और काउंटर फॉइल क्लियर। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सब बच्चे सुन लें क्या होता है, मुझे उम्मीद है सबको पता होगी। बैंक स्टेटमेंट वो होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे इन हो रहे हैं, कितने पैसे आउट हो रहे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे इन हो रहे हैं, कितने पैसे आउट हो रहे हैं, इसकी डिटेल बैंक भी बना रहा होता है, इसकी डिटेल बैंक भी बना रहा होता है। तो कभी कभार आप बैंक स्टेटमेंट भी क्या होता है आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि आपके पास कितनी चीजें रिसीव हुई हैं और कितनी चीजें आपने, कितना कैश आपने पे किया, कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पे हुआ है, ये आपको बैंक स्टेटमेंट से भी पता चल जाता है। और लास्ट में है रिसीट स्लिप्स, जिसको आप कहते हैं रसीद लेके आओ, बैंक की रसीद लेके आओ, रिसीट स्लिप्स कहते हैं इन्हें। बैंक में अगर आप जाओ और आप किसी के अकाउंट में पैसे जमा कराओ, तो आपने क्या करना होता है, वो एक रिसीट स्लिप फिल करनी होती है। वो एक कॉपी बैंक अपने पास रखता है, एक आपकी कॉपी होती है, और एक कॉपी वो होती है वो जहां पर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप ट्यूशन की या स्कूल की फी जमा करा रहे थे बैंक में, तो जो फी चालान होता था उसमें एक कॉपी होती थी, हम जाके कॉलेज को या स्कूल को दे देते थे। उस कॉपी को कहते हैं रिसीट्स, यानी कि रिसीट स्लिप होती है वो आपके पास। ठीक है, तो वो उससे भी वेरीफाई हो जाती है कि आपको कैश रिसीव हुआ है। और अगर आपने किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, तो जो आपकी कॉपी है वो वेरीफाई करेगी कि यस आपने दूसरे बंदे के अकाउंट में पेमेंट की है। समझ आ रही है बातें सबको, ये डॉक्यूमेंट्स कैश के समझ आ रहे हैं। और जनरल जर्नल के अंदर हम अभी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की बहस में नहीं पढ़ते, हम कहते हैं इनवॉइस हो सकती है, बिल हो सकता है, या कोई और आम कोई ऑथराइज डॉक्यूमेंट हो सकता है। ऑथराइज डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सिग्नेचर हुए हों, उनको ऑथराइज डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो क्या ये सब बच्चों को बातें क्लियर है, सोर्स डॉक्यूमेंट सबको क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, सही है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।